अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, इस वक्त मुल्क का कौन सा शहर लावारिस होने की अमली शक्ल पेश कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें कोई लंबी चौड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। इसके तारुफ के लिए यही दो जुमले काफ़ी हैं कि एक तरफ ये शहर मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कहलाता है और दूसरी जानिब ये रिहायशी सहूलियात के लिहाज से दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया जाता है। हम कराची शहर में होने वाले कल के अफसोसनाक वाक़े से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग के लिए अपने माँ बाप के साथ आने वाला 3 साला बच्चा शायद 3 मिनट से भी कम वक्त में अपने माँ बाप से इसीलिए दूर हो गया क्योंकि वहाँ एक ऐसा मैन होल था जिस पर ढक्कन मौजूद नहीं था। अब ये मैन होल पर ढक्कन क्यों मौजूद नहीं था, इस पर हम पहले अगर वाटर कॉरपोरेशन की बात करें तो इनका मौक़िफ़ ये कोट हुआ कि मौजूदा जगह पर ना तो सीवरेज की लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मैन होल है। अगर ये कोई बरसाती नाला था तो वाटर कॉरपोरेशन के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अब ये किसके दायरा इख्तियार में आता है, इस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो तनकीद करने वालों को बता रहे हैं कि पहले ये देख लें कि ये इलाका किस टाउन और यूसी में पेश आया और इसके चेयरमैन कौन हैं। उनका इशारा जमात इस्लामी की तरफ था। अब यहाँ से उन लोगों की गलत फहमी तो दूर हो जानी चाहिए जो समझते हैं कि ये शहर लावारिस नहीं है, और मज़ीद गलत फहमी दूर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो 3 साला बच्चे की लाश 14 घंटों बाद वालिदैन को दी गई। ये 14 घंटे क्यों लगे, इस हवाले से रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान ने बताया कि डाइविंग का सामान ना होने की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अब ये डाइविंग का सामान इस शहर के रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं, और एक ऐसा शहर है जो कि समुंदर किनारे मौजूद है। इन तमाम सवालों का जवाब शायद इसके सिवा कुछ नहीं कि ये एक लावारिस शहर है जिसके रेवेन्यू पर तो सबकी नज़रें हैं मगर इसकी गवर्नेंस की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। अब इस अफसोसनाक वाक़े पर हम कुछ दिनों तक डिस्कशन होता देखेंगे, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जाएगी, लेकिन क्या इस वाक़े में जिसकी नेग्लिजेंस है इसको सज़ा मिलेगी, जिसके चांसेस ना होने के बराबर है। प्रोग्राम में आगे हम केपी में गवर्नर राज के हवाले से बात करेंगे, जहां वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने इशारा दिया कि गवर्नेंस और दहशत गर्दी को बेस बनाकर सूबे में 2 महीने के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अब गवर्नर राज लगाने का फैसला तो वफाकी हुकूमत का ही होगा और इसके क्या सियासी असरात होंगे वो हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे, लेकिन वज़ीर मुमलिकत को भी बताना चाहिए कि केपी में दहशत गर्दी और गवर्नेंस के हवाले से ऐसे क्या हालात हैं जो सूबा बलूचिस्तान से मुख्तलिफ हैं। अगर केपी में इन तमाम मसाइल का हल गवर्नर राज है तो बलूचिस्तान में इन मसाइल का हल क्या तलाश किया जा रहा है, जहाँ कई दिनों तक टेलीफोन सर्विसेज को बंद करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए औकात मुकर्रर हैं। इसके अलावा हमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर एक्टिव दिखाई दिए और उन्होंने वहाँ अपनी स्पीच में यह कहा कि 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड में रद्दोबदल की कोशिश करना आग से खेलने के बराबर है। अब क्या हुकूमत आग से खेलने की कोशिश कर रही है और क्या नोटिफिकेशन के मामले पर हुकूमत से मिस हैंडलिंग हुई, इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत और मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार हम्माद हसन साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू हमने सुनी है और जो लॉजिक पेश की जा रही है गवर्नर राज के हवाले से, वो सूबे के हालात को उन्होंने इन्वोक किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का बहुत मसला है, अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वहाँ पनाह दी जा रही है। लेकिन अब सवाल आपकी हुकूमत से ये हो रहा है कि इस तरह तो जो दहशत गर्दी का मसला पख्तूनख्वा के अंदर है वो वॉर ऑन टेरर तक जाता है, वो तो अफ़गान जंग तक जाता है। तो अगर पहले वहाँ हुकूमत सस्टेन कर रही थी तो आज ऐसा क्या जवाज़ पैदा हो गया। और दूसरा, जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज का इकदाम उठाया तब आपने बहुत तनकीद की उन पर, अब आप उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, कोई ऐसी जस्टिफिकेशन अभी आपके सामने नहीं रख रहे। मेरे पास जो मालूमात हैं, अभी गवर्नर राज कोई लगाने का ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन एक आईने पाकिस्तान में गवर्नर राज की एक ऑप्शन मौजूद है और वो ऑप्शन जो है मरकज़ कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है अगर गैर मामूली हालात हों। 3 चीज़ें होती हैं, वॉर की सिचुएशन हो, अगर एग्रेशन चल रहा हो, एजुटेशन चल रही हो, और तीसरा जो है अगर इंटरनल कोई इशूज़ हों। तो मैंने तो 2 महीने पहले भी आपसे कहा था आपके प्रोग्राम में ही कि अगर सुहेल अफरीदी साहब बिहेव नहीं करेंगे और जो रेड लाइन्स हैं वो क्रॉस करेंगे, मरकज़ पे चढ़ाई करने की मनसूबाबंदी करेंगे, कोई खून रेजी की प्लानिंग करेंगे कि मरकज़ में आकर जो 26 नवंबर 2024 को अचीव नहीं हुआ वो हम इस दफ़ा अचीव करें, या इसके अलावा जो है मरकज़ अगर ऑपरेशन का फैसला करता है दहशतगर्दों के खिलाफ उसमें रुकावट डालेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है गवर्नर राज का
चूंकि दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अदम एतमाद लेकर आए और वज़ीर आला तब्दील कर दें, वो ज़ाहिर है वोट्स का डिफरेंस ज्यादा है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। फिर गवर्नर राज का ऑप्शन एक आईनी ऑप्शन है जो आईने पाकिस्तान 1973 में मौजूद है। लेकिन एज ऑफ टुडे कोई ऐसी संजीदा कोई इस पे जो है वो कंसल्टेशन नहीं हुई। और वज़ीर आज़म साहब चूंकि खुद बैरूनी दौरे पर थे, आज वापस आ रहे हैं, वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में तो वैसे भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना अहम फैसला लिया जाए। तो हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कहें कि वो ऑप्शन ज़ेरे गौर है या नहीं, मेरे ख्याल से इट इज टू अर्ली। अगर सुहेल अफरीदी साहब जिस तरह एनएफसी अवार्ड की मीटिंग में आ रहे हैं या उन्हें बिहेव करना शुरू किया है, तो हम क्यों चाहेंगे कि एक सूबे में गवर्नर राज लगाकर और सियासी अदम इस्तेहकाम को मजीद जो है वो प्रोवोक करें। तो इस वक्त जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें गवर्नर राज एक ऑप्शन के तौर पर जरूर था, लेकिन अगर वज़ीर आला साहब जो है वो बिहेव कर मरकज के साथ चलते हैं, उज़ैफा साहब, इस पे क्लैरिटी नहीं है, इस बयान में ना आपकी क्लैरिटी नहीं है कि वो बिहेव नहीं कर रहे। इफ इट्स ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ सीएम, तो फिर तो छोटे से डिसएग्रीमेंट के ऊपर वफाक इसी तरफ चल पड़ेगा फ्यूचर में भी। तो आप कोई एक बेसिक रीजनिंग ऐसी दें कि ये 2-3 इश्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट नहीं हल कर रही, हमें करने पड़ेंगे। जी, बिहेव से मेरी मुराद ये है कि जो आइन में भी जो कंसर्न शिक है इमरजेंसी लगाने की, सॉरी गवर्नर राज लगाने की, वो ये है कि अगर एजुटेशन हो, और दूसरा है कि अगर इंटरनल डिफरेंसेस हों या इंटरनल इश्यूज हों, उसमें सबसे बड़ा जो मामला दरपेश आएगा वो ये होगा कि अगर हम दहशत गर्दों के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करने की मनसूबाबंदी करते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी मुखालफत करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर सुहेल अफरीदी साहब सूबाई हुकूमत की सपोर्ट और सूबाई मशीनरी को लेकर मरकज पर चढ़ाई करने की प्लानिंग करते हैं और मरकजी हुकूमत पर एक जो है वो धावा बोलते हैं, जो कि सियासी एहतजाज उनका हक है, लेकिन धावा बोलना या यहाँ पर आकर खून रेजी करना उनका हक नहीं है। अगर इन दो में से कोई ऐसा इकदाम करते हैं तो फिर गवर्नर राज हमारा जो है वो एक ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, मतलब ये फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिफोर आई गो टू बसरा साहब, हमाद साहब, पख्तूनख्वा के हालात को आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं, आपको लगता है कि ये जो रीजनिंग है ये जस्टिफाइड है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी हुआ है जो पिछले एक पूरे डेकेड में नहीं हुआ? क्या वफाक को सोचना पड़ रहा है? ये खबरें भी फ्लोट हो रही थी कि पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील किया जाएगा, उसके बाद उनको चार्ज दिया जाएगा। तो तारीखी एतबार से तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इस इकदाम के उठाने का। बेशक वो लीगल आर्ग्यूमेंट है कि ये इलीगल चीज़ नहीं है, लेकिन जब पीटीआई ने 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व की थी, इलीगल तो वो भी नहीं था, लेकिन इंस्टेबिलिटी उससे और बढ़ गई थी। इस वक्त मरकज़ में जो 2 पार्टियां हुकूमत में हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं, उनका बयानिया, उनका मंशूर और उनका नैरेटिव जो है वो हमेशा से जमहूरियत ही रही है। और आपने हवाला भी दिया कि सलमान तासीर के ज़रिए पंजाब में गवर्नर राज नाफिज किया गया था और उस पर पीपल्स पार्टी अभी तक शर्मिंदा है। मियाँ साहब जब माजूल हुए और वो जीटी रोड पर निकले तो उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया उठाया था। अगर ये दोनों जमातें मिलकर एक मैंडेट को पीछे धकेलेंगे, एक मुंतखब वज़ीर आला को घर भेज देंगे और गवर्नर राज नाफिज करेंगे, तो फिर ये दोनों जमातें कहाँ खड़ी होंगी? दूसरी बात ये कि ये दहशतगर्दी क्या पीटीआई वाले लेकर आए? ये तो 2001 से सिलसिला चल रहा है। इस दौरान तो मजलिस अमल की, मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत भी आई, एएनपी की हुकूमत भी आई, मुस्लिम पीटीआई की 2 हुकूमतें भी आई। तो क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ पीटीआई वाले हैं? और क्या गवर्नर राज से ये मसला हल हो जाएगा? अगर गवर्नर राज से हल हो सकता है तो फिर खैबर पुख्तनख्वा की तमाम जो बासर जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें मुस्लिम लीग है, जिसमें जमीयत उल उलमा इस्लाम है, जिसमें एनपीए और जिसमें पीटीआई है, वो तमाम जमातें बारी बारी इक़्तिदार में भी आई इस दौरान। तो क्या उन जमातों ने उस पर काबू पाया कि एक गवर्नर राज के जरिए उस पर काबू पा लिया जाएगा? देखें, ये इकदाम किया जाएगा तो ये इंतहाई गैर जमहूरी होगा। दूसरी बात ये कि क्या मसला सिर्फ पुख्तनख्वा में है? उससे ज्यादा बिगाड़ तो बलूचिस्तान में है। आप देख रहे हैं कि बीएलए वाले क्या कर रहे हैं, दहशतगर्दी और टेररिज्म के हवाले से वहां क्या सूरत हाल है। फिर वहां भी गवर्नर राज आपको लेकिन हमाद साहब, एक फर्क ये है ना, एक फर्क ये है कि सरफराज बुगटी साहब तो वफाक को टफ टाइम नहीं दे रहे। बलूचिस्तान में जो भी करना है उनकी एग्रीमेंट से ही होगा। पख्तूनख्वा में ऐसा कर नहीं पा रहा वफाक।
ये आर्ग्यूमेंट है। लेकिन सरफराज बुगटी साहब को भी फेडरेशन की तरफ से टफ टाइम नहीं दिया जा रहा है। आप देखें ना, सुहेल अफरीदी मुंतखब वज़ीर आला है, बहुत बड़ा मैंडेट है उनके पास। 52 में मेंबरान ने उन पर एतमाद का इजहार किया था, लेकिन उनकी हालत ये कि वो रोज रोज आकर सुबह तक अडियाला के बाहर बैठे रहते। इतनी अहमियत उनको नहीं दी जा रही है कि वो अपने लीडर से मुलाकात करे। भाई क्या हर्ज है, मिलने दे, 10-15 मिनट 20 मिनट वो मुलाकात कर लेंगे इसमें लेकिन जब आप उनके साथ ये सलूक करेंगे तो फिर आप उनसे किसी पॉजिटिव स्टेप की तवक्को क्यों रखते हैं? ठीक, फिर आप क्यों हालांकि इसके बावजूद की पीटीआई की कारकर्दगी इंतहाई बुरी रही। बदतरीन करप्शन की पीटीआई वालों ने, बदतरीन गवर्नेंस सामने आई, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ गई, थानों को ताले लगाए जाते हैं, सूबा माली तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन आप उन पे गवर्नर राज नाफिज करेंगे तो इन तमाम मामलात को आप कवर फराहम कर देंगे। वो तो कल फिर लोगों के पास जाकर अपना रोना रोएंगे कि हमारे मैंडेट के साथ ये किया गया था। सही, भाई आप मैंडेट का एहतराम करें, आप कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाए, मुंतखब वज़ीर आला है उनके साथ बात करें। अगर आप उनको इसी तरह सड़कों पर छोड़ेंगे और वो रोज रोज जेल के बाहर बैठे धरने दे तो फिर आप उनसे भी तवक्को नहीं रख सकते। मतलब आप स्टेट का एक पिलर है, उनको साथ लेकर चले। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये रिस्पांस है पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से जो वफाक ने इनिशिएटिव उठाया। बसरा साहब, ये आर्टिकल 234 की जो बात हो रही है जिसमें गवर्नर साहब रेकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को गवर्नर राज लगाने के लिए, आइन का हिस्सा ही है। अगर ये ऑप्शन डिस्कस हो गया है तो पीटीआई को इतना एतराज क्यों है? मुजम्मिल भाई, इन्होंने गवर्नर राज कल लगाना है, आज लगा दें। तहरीक इंसाफ के लिए तो पिछले गुज़श्ता 3 साल से तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, बल्कि आइन कानून का जनाजा निकाल दिया गया है, अदालतों का जनाजा निकाल दिया गया है। एक इमरान खान को झुकाने के लिए आपने पाकिस्तान का आइन तबाह कर दिया, अदालतें ख़त्म कर दी, मीडिया का गला घूंट दिया। तो वैसे भी आपको पता है कि 8 फरवरी को इमरान खान और तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी छीन ली गई, फिर मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। अब ये भी शौक पूरा कर लें। वैसे मुल्क के अंदर गुंडा राज है, कोई गवर्नर राज लगाना है, गुंडा राज लगाना है, जो मर्जी लगाएं। इस वक्त कौन सा कोई कानून आइन है? और दूसरी बात, तो हमें तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने 8 फरवरी को नहीं देखा, हर तरह का जुल्म जबर हुआ, निशान छीना गया, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, इमरान खान इज हिस्ट्री। और फिर क्या हुआ? जब डब्बे खुले तो फिर रात को जिस तरह ये मैंडेट छीना गया, और ये जो बैरिस्टर अकील की बात कर रहे हैं 70,000 वोटों से, वो फॉर्म 47 का नमूना आ रहा हुआ है। तमाम के तमाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ जिनके नाम पे मुस्लिम लीग नून सियासत करती है, जो हज़ैफा भाई का लीडर है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया। मरियम बीबी जो पंजाब की वज़ीर आला है, वो महर शराफत से हार गई। शहबाज शरीफ जो खुद हारा हुआ है 17 सीटों के साथ, उसको वज़ीर आज़म लगा दिया गया। तो पहले पाकिस्तान में कौन सा कानून आइन है? और दूसरी बात, क्या जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं उससे पहले क्या माहौल था? धमकियां दी गई, बन के दिखाएं, नहीं बनने देंगे, फिर उसके बाद उनको दहशतगर्द कहा गया, पता नहीं क्या क्या घटिया इल्जामात लगाए गए, ये तक कवानीन पास कर दिए गए हैं। कोई कत्ल करे, कोई आइन तोड़े, कोई चोरी करे, कोई डाका मारे, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दे। लेकिन इशू बसरा साहब गवर्नेंस का है ना। पख्तूनख्वा के अवाम जिस तरह से अभी हमाद साहब भी कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद बैठे रहेंगे, मुलाकातों की दरखास्तें करते रहेंगे और वहाँ पर मामलात नहीं चलेंगे, विफाक को और फिर जवाब मिल जाएगा। भाई गवर्नेंस किसको कहते हैं? गवर्नेंस ना होती तो अवाम तीसरी बार केपी के अंदर तहरीक इंसाफ को मुंतखब ना करते। वहाँ पे एक जमात नहीं लगी, किसी जमात का वजूद ख़त्म हो गया है। 2-2 सीटें, एक सीट, और हमारी सीटें छीन कर ख़वातीन की, किसी की 8 हो गई, किसी की 10 हो गई। अगर 2 थी जमीयत उलमा इस्लाम के पास, उनको 10 सीटें रिजर्व सीटें। वैसे इस बयानिए को उमर अयूब साहब के इलेक्शन ने नुकसान, उमर अयूब के बयानिए ने नहीं नुकसान पहुंचाया मेरे भाई। वो हम इलेक्शन जीते हुए हैं। पहले वो भी जीते हुए हैं। वो पहले फॉर्म 47 की वारदात डाली गई थी 8 फरवरी को, इस बार फॉर्म 45 की वारदात डाली गई है। उस तरह डाली गई है। पख्तूनख्वा में वारदात नहीं हुई थी, मैं बताता हूँ, 8 फरवरी हुई थी। वहां भी 10 सीटें जो कैंट के एरिया में आती थी, तैमूर झगड़ा की सीट हो, कमरन बंगस की सीट हो, हमसे छीनी गई थी। ये पता क्या हुआ है? मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप बाबर नवाज को बुला लें, मैं आ जाऊंगा, मैं फॉर्म 45 ले आऊंगा। अमला हमारा था केपी का, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, लेकिन जो
आरओस थे, AROs थे, वो किसके थे? इलेक्शन कमीशन के। क्या अगर हम हार रहे थे तो क्या आफत और तूफान आ गया था कि रातों रात आपने डिग्री कॉलेज से वो इलेक्शन ऑफिस जो है वो ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया, खंदकें खोद दी गई, वहां पे फौज लगा दी गई, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई, FC लगा दी गई, और हमारे कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया कि जो पोलिंग एजेंट थे, जो इलेक्शन एजेंट थे, कि हमारे फॉर्म 45 हमारे हाथ में पकड़े रह गए। वैसे कल हमने व्हाइट पेपर शाया कर दिया। तो 8 फरवरी को उमर अयूब साहब एक्सेप्टेबल थे, अब नहीं थे? नहीं, बात एक्सेप्टेबल की नहीं है, बात मैसेज ये देना है कि हम जिसको चाहें जीतने देंगे, जिसको चाहें नहीं जीतने देंगे। अच्छा, अगर नवाज शरीफ को फॉर्म 45 सुबह 4 बजे रिटर्निंग अफसर चेंज करके दिया जा सकता है, तो उमर अयूब को जो सीट 1.5 लाख से जीती थी, अब ये मैसेज दिया गया कि तुमने जब अपोजिशन लीडर बने थे, तुमने वो बयानियां जो हम चाहते थे वो नहीं बयान किया, तुमने क्रीज से निकलने की कोशिश की, तुमने इमरान खान के नजरिए, इसीलिए उनके साथ ये हुआ। बहुत अच्छा। दूसरी बात बताइए, मुस्लिम लीग नून के पल्ले है क्या? जिन लोगों को उनके मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए, घर वालों ने वोट नहीं दिए, अगर नवाज शरीफ हार गया मुजम्मल भाई, तो कौन सी सियासत की बात करते हैं? रियलिटी तो यही है। अच्छा, वैसे बात बताऊं कि वो वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आजम, यहाँ पे शौकत अजीज भी वजीर आजम था, या मुशर्रफ भी सदर था, ज़िया भी सदर था, ये तो होता है। और आज इसलिए बढ़कर है कि मेरे भाई, जब आप ये देखिए ना, जब इमरान खान आपके काबू नहीं आ रहा, क्योंकि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो आपने ये चाहा कि अब एक सूबा रह गया, हम वहां पे गवर्नर राज गए। यकीन माने, हम तो कहते हैं कि हमारी जान छूटे ले लें। अच्छा। क्योंकि अब इनको प्रॉब्लम क्या है? जवाब, मिनरल माइंड्स पे कब्जा करना है, वो सेल अफरीदी नहीं होने देगा। अच्छा, नहीं, ऑपरेशन की बात कर लो ना, जो इन्होंने बात की थी। ऑपरेशन किसी मसले का हल है? 18 या 20 ऑपरेशन आप कर चुके हैं। अगर ऑपरेशन से अमन आना होता तो वहां आ गया होता। तहरीक इंसाफ भी सुन ले, मैं बताता हूं, हमें करने देना। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है PTI की। जब वहां से वफाक उठेगा, वहां पे ड्रोन हमले करेगा, रॉकेट लॉन्चर मारेगा, कोलैटरल डैमेज होगा, लोगों में गुस्सा उभरेगा, तो क्या इस तरह अमन आ जाएगा? हमें आज भी हम ये समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान में इतना अरसा जंग लड़ने के बाद अमेरिका को मुज़ाकरात करने पड़े, हमारी हुकूमत अमेरिका जाके तो अंगूठे लगाती है फलस्तीन और इजराइल की, कहती है सुलह कर लें, यहां पे कहते हैं हमने बम्बार्डमेंट करनी है। ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, एक तो इस चीज़ को आप रिस्पॉन्ड कर दें कि जिस तरह से हमाद साहब ने कहा कि जो आप कर रहे हैं कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही सुहेल अफरीदी की, 15 मिनट की गुफ्तगू नहीं होने दी जा रही, ये उसके रिएक्शन में ये सब कर रही है पख्तूनख्वा की हुकूमत। और दूसरा ये कि हमने तो कुछ नहीं किया, दूसरा ये किया ये कि आप जाकर इस्लामाबाद में क्या करें? पुरअमन बैठना हमारा राइट नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सूबे का, वो किसी और को मुख्तस कर दे। मुजम्मल भाई, एग्जीक्यूटिव हेड जो है, क्या वो अपने लीडर इमरान खान को नहीं मिल सकता? क्या हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, और वहां का संतरी अडेला जेल के कहता है कि मैं जूते की नोक पे लिखता हूं? अगर नहीं मिल सकता था तो क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऑर्डर देने की? मैं इसी का जवाब, हुज़ैफा साहब मुझे ये बताइए कि एक तो ये रिएक्शन है उसका, और दूसरा ये कि ऑपरेशन वाली चीज़ जो बताई जा रही है, अब आपने सुन लिया कि गवर्नर राज कल लगाना है, आज लगा दें, वो कह रहे हैं हमारा तो भला हो जाएगा इससे। बहुत शुक्रिया जी, मैंने बहुत पेशेंटली सुना है बसरा साहब को भी और हमाद साहब को भी। चूंकि मैंने दोनों को रिस्पॉन्ड करना है तो मुझे मुनासिब वक्त आप दें तो मैं सारी बातों को रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमाद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूट्रल बात करते हैं, लेकिन बसद एहतराम मैं उनसे डिसएग्री करूंगा कि KPK में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी आज से थोड़ी है जी। गिला शिकवा ये है कि बिल्कुल आज से नहीं है, लेकिन जब PMLA ने 2013 में हुकूमत संभाली, आपको याद है कि ऑपरेशन राह रास्त हुआ, राह निजात हुआ। एक ऑपरेशन तो खैर 2011 में हुआ था, लेकिन फिर PMLA ने 2 ऑपरेशन और किए, रद्दुल फसाद हुआ, और यहाँ से सवात से इस सारे एरिया से दहशतगर्द कुछ का कला कमा हुआ और कुछ जो है वो पाकिस्तान से फरार होकर अफगानिस्तान चले गए। सबसे बड़ा दुख और शिकवा तो ये है कि पिछले 12 सालों में आपने काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं किया, इस्दादे-कार नहीं बढ़ाई अपनी फोर्सेस की, पुलिस की इस्दादे-कार नहीं बढ़ाई। जिन थानों को ताले लगाने की बात हमाद साहब कर रहे थे, वो ज़ाहिर है थाने इसलिए ताले लगाकर जाते हैं क्योंकि पास इस्दादे-कार ही नहीं है, और मगरिब के बाद पूरा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के हवाले होता है। और इस बात पर PTI और हम दोनों मुत्तफिक हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि 80,000 दहशतगर्द जो हैं वो आबाद हुए हैं यहाँ आकर PDM रजीम में, और हम ये कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के दौर में आबाद हुए। लेकिन दोनों मानते हैं कि वो अगर आबाद हुए तो जिनको पहले ऑपरेशन कर निकाला था, अब उनसे बातचीत कैसे कर लें?
इन्हीं की बार बार दबाव के बाद हमने जब बातचीत की बात की तो टर्की ने और कतर ने उसमें हिस्सा डाला और टर्की में जो मुज़ाकरात हुए अफगान तालिबान ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ना हम उन्हें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोकेंगे, ना आपको कार्रवाई करने की इजाजत देंगे, ना उन्हें यहाँ से शिफ्ट करेंगे। इसलिए आज टर्की और कतर का मौका हमारे साथ खड़ा हो गया। तो एक तो बात यह है कि 12 साल पहले जब तहरीक इंसाफ यहाँ इक़्तिदार में आई थी तो काश इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया होता। मुसलसल 12-13 साल में दहशतगर्दी वहां बढ़ी है, इसलिए इन पर लेबल ज्यादा पड़ता है। लेकिन हुज़ैफा साहब एक पॉइंट ले लें, हुज़ैफा साहब एक पॉइंट ले लें, अगर हम नोट कर लें इसी भूल जाऊंगा फिर काफी सारी बातें हैं ना, मैं बहुत सारी बातें मैं इसको वो ये कह रहे हैं स्टेक होल्डर हम हैं पख्तूनख्वा में, तो हमसे पूछ के ये काम कर लें जी। वो अगली बात कर लें गुफ्तगू का, क्योंकि बहुत सारी बातें 15-18 पॉइंट्स है इसलिए। दूसरा आपने खुद ही जवाब दे दिया कि बलूचिस्तान में हालात खराब है तो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मरकज के साथ मुशावरत से चल रहा है और केपीके में सूरत हाल ऐसी नहीं है। वहां का वजीर आला मरकज को चैलेंज करता है, ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है लेकिन बंद कमरे में होती है। इस तरह के मामलात पर, फॉरेन पॉलिसी पर, डिफेंस पर, इंटीरियर पर अल्टीमेटली पॉलिसी जो है फेडरल गवर्नमेंट की चलती है। लेकिन आपने जिस तरीके से देखा कि एक शख्स ने तकरीर जो पहली की उससे अपने बारे में तासुर को तकवीयत दी कि मैं आया ही कॉन्फ्रंटेशन करने के लिए हूं। दूसरा आप जो सवाल कर रहे थे कि आपने क्या सवाल किया था, मैं ताकि आपके पॉइंट बीच में ऐड कर लूं। नहीं इसके अलावा वहां पे केपी सबसे स्टेक होल्डर जो है केपी, मैं ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि अगर दूसरी बात केपीके में ने कहा, देखिए केपीके में स्टेक होल्डर की बात करते हैं, नो डाउट ये वहां की हुकूमत रखते हैं, जिस इलेक्शन को ये दुरुस्त मानते हैं। 2014 फरवरी में इसी हरिपुर में हमारे वोट 1,13,000 थे और इनके गालबन 31 या 41 थे। तो क्या 1-1 लाख वोट लेने वाली जमातें खत्म होती हैं? केपीके में स्टेक होल्डर तो यूएफए भी है, एएनपी भी है, बाकी जमातें भी हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने कोई ये नहीं कहा कि हम रात को ये सोएंगे और सुबह उठेंगे ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा। हमने मुदल्लल बातें इनके सामने की और उन बातों पर इंटरनेशनल जो ब्रादर ममालिक हैं वो एग्री कर गए कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, अफगान तालिबान पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं और दहशतगर्दी ये फैला रहे हैं टीटीपी के लोग अफगान तालिबान की प्रोटेक्शन में, लेकिन हमारे अपने नहीं मानने को तैयार। इससे आगे मैं आऊंगा कि आप इन्होंने कहा कि जी मुलाकात जो है, हमाद साहब ने कहा एक तो मुलाकात कराना कोई बानी तहरीक इंसाफ का राइट नहीं है। माजी में भी जो हमने एक सजा याफ्ता मुजरिम की मुलाकातें कराई हैं सियासी, वो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज किया है। लेकिन अगर उन मुलाकातों की कॉस्ट में एक सजा याफ्ता मुजरिम मुल्क में एजिटेशन करे, 26 नवंबर 2024 करे, इस्लामाबाद पे 3 दफा मुसलसल चढ़ाई करवाए, केपी की हुकूमत तो कहे कि तुम वजीर आला चेंज कर दो, कभी कैबिनेट लगा दे, कभी कैबिनेट निकाल दे, ऑपरेशन की मुखालफत के लिए कहे, ऐसी सूरत हाल में मुझे आप ये बताएं, क्या आईने पाकिस्तान ये कहता है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जब इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो एक सियासी जमात कैसे चलाएगा? यही बानी तहरीक इंसाफ मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साकिब निसार की अदालत में गए थे कि सिर्फ डिस्क्वालीफाई बंदा है, इसने 2 सेनेटर्स को गलत टिकटें जारी की हैं। हमारे 2 सेनेटर्स नाअहल हुए थे, हमें वो 2 सेनेटर की सीटें दोबारा नहीं मिली। अगर एक डिस्क्वालीफाई शख्स सेनेटर नहीं बना सकता तो एक 14 साल सजा याफ्ता मुजरिम तोशा खाना के अंदर कैद शख्स, मुझे ये बताएं वो भला एक सियासी जमात कैसे चला सकता है? और सियासी जमात भी कोई बिहेव करके नहीं चला रहा, सियासी जमात खून रेजी करके चला रहा है। ये लोग कहते हैं कि एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक है, ये खुद मानते हैं इस बात को। हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने पंजाब की और इस्लामाबाद की पूरी पुलिस 26 नंबर चुंगी पे लगाई थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने शिद्दत पसंद थे, असला बरादर लोग इनके साथ थे, ये 2 एरियाज की पुलिस यानी कैपिटल टेरिटरी की पुलिस और एक सूबे की पुलिस को कुचल के डी चौक पर पहुंच गए। क्या सियासी लोग, क्या पुरअमन लोग ऐसे होते हैं? ये पुरअमन एहतजाज करते, कभी कोई बात ही ना करता। बेनजीर भुट्टो ने पुरअमन एहतजाज किए हैं, हमने पीडीएम रजीम में मौलाना फजल रहमान का एहतजाज किया, लेकिन ये जमात जब से बनी है, ये जब से मेन स्ट्रीम में आई है, 14 में पीटीवी जला दिया, रेडियो जला दिया, सुप्रीम कोर्ट पे सलवारें लटका दी, जलाओ गिराव किया, मेट्रो के स्टेशन जला दिए। मुझे आप बताएं इन सब चीजों के बाद ये सिर्फ ये कहते हैं कि जेल सुप्रीडेंट मुलाकात, जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट के ऊपर तो बीइंग लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो बेल मैटर के दौरान लिख दे कि इस मुजरिम का कंडक्ट जेल में मौजूदगी के दौरान अच्छा नहीं था, बेल रिजेक्ट हो जाती है। यहां पर कंडक्ट क्या है कि एक बंदा जो है मरकज पे एजिटेशन करवा रहा है, वो अपनी बहनों को, हमने उसकी बहनों से मुलाकात 3 दिन हफ्ते में कराई है। वो बहनों की मुलाकात का मतलब ये कि बहनें आकर एक वज़ीर आला को एजेंट कहती हैं, कभी एजुटेशन कराती हैं, फिर आपस में जमात लड़ना शुरू हो जाती है। नहीं मतलब मुज़फ़्फ़र साहब आपको ये कंफर्म है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि काबीना बनाने के लिए वो मिलना चाह रहे थे, तभी नहीं मिलने दिया आपने। वो तो एहतजाज की बात नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं कि बहनों का मिलना हक है
अगर बहनें अंडरटेकिंग देंगी कि उन्होंने सिर्फ फैमिली मैटर्स पे मुलाकात करनी है या लॉयर ने लीगल मैटर पे करनी है, इसके अलावा हम किसी को मुलाकात नहीं करने देंगे। एक सजा याफ्ता मुजरिम को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस ऑर्डर की हवाला देते हैं मार्च का, उसमें उन्होंने कहा कि आप मुलाकात करेंगे, बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। इन्होंने तो सियासत शुरू कर दी है, हो चुका है। ठीक है, बस मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमाद साहब मुझे ये बताइए, अब ये जो नैरेटिव है तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, अब एक तो खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने जाके इंडियन मीडिया पे जो इंटरव्यू दिए, आपको लगता है कि ये इनके हक में है भी या नहीं? क्योंकि वफाक जो सोचता है इस पे कि 26 नवंबर हो गया, इसके अलावा 9 मई हो गया, अब अगर मजीद इनको स्पेस मिली तो मजीद इंतशार फैल जाएगा। डू यू अग्री कि जो पॉलिटिक्स का मैदान होता है उससे आगे चलकर अब इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो चुकी है, पोलराइजेशन हो गई है कि ये मजीद दूरी बढ़ेगी? अब मुज़म्मिल साहब, तारीख़ी तनाजुर में मामलात को देखना चाहिए। ठीक है, वो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जो बातें की वो मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या ये पहली मरतबा हुआ? 70s में नेप पे जो उस वक़्त नेशनल अवामी पार्टी थी, बाद में NDP बनी, फिर ANP बनी, तो उस वक़्त नेशनल अवामी पार्टी थी, उस पर पाबंदी लगी। हैदराबाद ट्रिब्यूनल में तमाम क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या रद्द अमल में पुख्तून ज़ल्मे तंजीम नहीं बनी थी जिन पे तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लगे थे कि एक मुतशद्दिद तंजीम है? जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, उनको माजूल कर दिया गया, तो क्या अल-जुल्फ़िकार नहीं बनी थी? क्या पंजाब के साबिक वज़ीर आला और गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर ने लंदन से ये बयान नहीं दिया था कि हम फलां के टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान आएंगे? क्या जब नवाज शरीफ मरियम नवाज को लेकर लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे तो क्या इस तरह के काबिल एतराज नारे नहीं गूंजे थे पूरे पंजाब में? क्या जब हनीफ अब्बासी को सजा हुई थी तो इस तरह के काबिल एतराज नारे नहीं गूंजे थे? जब बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो पाकिस्तान न खपे का नारा लगा, लेकिन दाना और होशियार आसिफ जरदारी ने मामलात को संभाल लिया था। देखे, फिजा की हिद्दत और शिद्दत को भी मद्देनजर रखनी चाहिए। अगर नौरीन नियाजी ने इस तरह बात की है तो उसकी तायीद हिरगिज नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। लेकिन इन हकाइक को भी देखना चाहिए कि वो एक बेन है, उनको सियासी तजुर्बा नहीं है, वो सहाफती नज़ाकतों को नहीं समझती, तो जज्बाती तौर पर ये बातें और ये आम आदमी के समझ में भी आती है। तो जरूरी तो नहीं कि एक जज्बाती फजा में की गई जज्बाती बातों को हम फौरन गद्दारी का एतराज गुफ्तगू से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे चली गई जहां से 24/7 पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस पर एतराज हो रहा है। बिल्कुल 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 मुझे आपकी राय से मुकम्मल इत्तेफाक है। यही तो मैंने कहा भी कि वो न सियासी तजुर्बा रखती है न सहाफती नज़ाकतों को समझती है, वरना वो उधर जाती क्यों? उन्हें चूंकि इन चीजों का इल्म नहीं था। मैं इस पे रिस्पॉन्ड कर दूं के अंदर भी मैं आता हूं ज़ैफर साहब आपकी तरफ। एक मिनट देखे, PTI के अंदर भी तो होशमंदी और खिरदमंदी की बहुत कमी है, वरना उनके अंदर तो कुछ इस तरह की मुशावरत होनी चाहिए थे कि किस किस ने मीडिया पर बात करनी है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। लेकिन चूंकि PTI के अंदर ये चीज है कि जिसके मुंह में जो आए, जहां पर आए, जो भी उनके सामने माइक लेकर आए वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ नौरीन नियाजी नहीं बल्कि आप इमरान खान के रवैये को देख ले, वो जिस तरह के ट्वीट्स कर रहा था, वो जिस तरह के बयानात दे रहा था, जिस तरह बार बार एहतजाज और हुल्लड़बाजियों के कॉल्स दे रहा था, तो जब लीडर का रवैया यही हो, इतना गैर जिम्मेदाराना हो, तो फिर जाहिर है कि पूरी पार्टी में वो सरायत कर जाता है जो लीडर का रवैया होता है। और अहमद साहब एक और चीज पे भी कमेंट कर दें, एहसन इकबाल साहब या तारड़ साहब का ये कहना कि इनके अकाउंट भारत से ऑपरेट होते हैं, कोट अनकोट ये इजराइल और भारत के साथ मिले हुए हैं, ये तो वही रवैया नहीं है जो हम 50 साल से सुन रहे हैं। बेनजीर पे ये इल्ज़ाम लगा, नवाज शरीफ पे लगा, अब खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट तक क्यों पहुंच जाते हैं? सियासी इख्तलाफ इतना आगे क्यों बढ़ जाता है? ये सिर्फ बेनजीर भुट्टो मरहुमा और नवाज शरीफ साहब पर नहीं लगा था, ये तो कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जना को भी गद्दार बना दिया था, ये तो हुसैन शहीद सेहरवर्दी को भी गद्दार बना दिया था। वो कट्टर पाकिस्तानी,
ये तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन को भी गद्दार बना गए थे। तो भाई ये गद्दारी का खेल खत्म कर दे। आप दूसरों की राय का एहतराम करना सीखे। ये न सियासी जमातों में ये चीज मौजूद है, न ये किसी और सतह पर मौजूद है। मैंने पहले भी कहा कि पीटीआई का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वो हुल्लड़बाजी और एहतजाजों से निकल नहीं रहे हैं, वो डिलीवरी पर और परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप मरकजी हुकूमत का रवैया देख लें कि एक मुंतखब वज़ीर आला के साथ क्या सलूक। ये टेम्परेचर जो है वो दोनों साइड से बढ़ाया जा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बसरा साहब रिस्पॉन्ड कर दें इसको। देखिए, मैंने दोनों को अनइंटरप्रेट सुने। ठीक, पहली बात तो जो आपा नौरीन नियाजी के इंटरव्यू के वाले से बात की गई, मुझे एक वर्ड अपने इस इंटरव्यू में चला दें जो एंटी स्टेट और फौज के प्लेटफॉर्म की बात करें, उस पर आता हूं ना। एक वर्ड मुझे सुना दे मुजम्मल भाई जो एंटी स्टेट हो और हमारी पाक फौज के खिलाफ हो। ठीक। उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से बात की, उनको मुलाकात ना करवाने के हवाले से बात की। आप ये काम कीजिए कि हमारे जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं उन पे इमरान खान का नाम लेना, इमरान खान की फोटो चलाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, नेतन्याहू की लाइव स्पीचेस सुनाई जा सकती हैं, इमरान खान को नहीं दिखाया जा सकता। आप कल से कीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा। आप इमरान खान की बहनों के जितने पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज हैं, जितने चैनल हैं, उन पर इंटरव्यू दिखाइए। मेरी बात करने मैं बताता हूँ। हमने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिए हैं, मलिमा खान ने, हमने CNN को भी दिए हैं, फॉक्स को भी दिए हैं, इंडियन चैनल्स को भी दिए हैं, और बीबीसी तो यूके का है ना, सबको दिए हैं। पर हम नहीं देंगे। आप एक काम करें, पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो दिखाना शुरू करें उन बहनों के इंटरव्यूज और मतलब अल्टरनेटिव। अच्छा, बात तो सुन। नहीं मैं बताता हूं। अच्छा, ठीक। माजी में यही नवाज शरीफ था, जब आपको याद होगा कि ऐसे ऐसे इंटरव्यूज दिए जहां उसने पाक फौज, आर्मी के खिलाफ, जनरल्स के खिलाफ गलीज तरीन, घटिया तरीन इल्जामात लगाए। हमने आज तक नहीं लगाया। अच्छा, वो नवाज शरीफ आज फार्म 47 के जरिए दोबारा एमएनए बना दिया जाता है। उसे नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को जाली तौर पर वजीर आजम बना दिया जाता है। वो मरियम बीबी जो बड़ा मशहूर नारा लगाती थी, ये जो दहशत गर्दी है, उसके पीछे अगला लफ्ज मैं नहीं कहूंगा। आज ये बिल्कुल आंख के चार तारे हो गए। दूसरी बात, ये मोदी जो है पूरा पाकिस्तान और सब मुसलमान हम मानते हैं कि पाकिस्तानी और मुसलमानों का असली रब्दी दुश्मन है। उसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है। वो गुजरात का कसाब है। वो किसका यारे गार है? वही मियां नवाज शरीफ का यारे गार है। यहाँ मियां नवाज शरीफ के घर में शादी होती है, बगैर वीजे के वो मियां साहब के घर में तशरीफ लाता है। वहां साड़ियां दी जाती हैं, आमों की पेटियां दी जाती हैं। उसको भी छोड़ दें। सज्जन जिंदाल कौल है जिसको मरी की पहाड़ियों में बात करने दें। आप इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। सज्जन जिंदाल कौन है जिसको मरी की पहाड़ियों में ले जाया जाता है? उसको भी छोड़ दें। बरखा दत्त जो पाकिस्तान में, इंडिया में जो सहाफी है, सबसे बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ समझी जाती है पाकिस्तान की, उसको आज से 6 महीने, यही कार्ड वो आपके सर सुन लें 6 महीने पहले जाती उम्रा के अंदर उसको ले जाया जाता है। बंद कमरे में मीटिंग्स होती हैं, पता नहीं वहां पे क्या डिस्कस किया जाता है। उसके बाद सबसे बढ़कर कारगिल के हवाले से जब मियां साहब ने कहा था कि फौज ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मैं इसके ऊपर कमीशन कायम करूंगा और मैं इंडिया के साथ सारी रिपोर्ट शेयर करूंगा। अजमल कसाब को किसने हवाले किया था? इंडिया के। और सबसे बढ़कर आज भी मैं एक बड़ी अहम खबर देने लगा हूं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो एजेंसी ज़ाहिर अंडर होती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स देती हैं। एक फाइल आज भी इमरान खान साहब के पास पड़ी हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ और नून लीग के लोगों के जो कारोबार हैं, जो इनकी डीलिंग है, जो इंडिया के अंदर स्टील मिल रहे हैं और यहाँ पे इनके कारोबार होते हैं। मेरी बात सुन लेना, मैं आप ऐसे करें ना, मेरे साथ किसी दोस्त को ले आए, खान साहब बाहर आते हैं, वो सारी फाइल ले आऊंगा। आपने उधर और बातें, एक बात और उन्हें कहा जी सुहेल अफरीदी को क्यों बुलाएं, वो तो वहां पे अंदर इंतजार की बातें करेंगे। मेरे भाई नवाज शरीफ नहीं जेलों में था, डैला के अंदर मुजरम था लूट मार और करप्शन का। डेली 100 लोग मिलते थे। अभी शायद मेतला ने बताया हमें, आज उनकी अहलिया से मुलाकात सुनते लें सर। 3 दिन पहले शायद मेतला ने बताया कि जो नवाज शरीफ का खाना था ना, वो जनरल बाजवा के ससुर जनरल अमजद के घर से आता था। वहां खाबे चलते थे, वहां पे शेफ दिए हुए थे। आगे आखिरी बात भाईजान, रज़ाफा भाई, आपका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए, जब हमारा 3.5 साल का दौर था, केपी के अंदर अमन था,
एक ड्रोन हमला नहीं होता था, हमने वहां पर अमन पैदा किया था। आज भी आए, मैं आपको दावत देता हूं वहां पे, अगर कोई ऑपरेशन करना है हमारे साथ आइए। 30 सेकंड साहब, 30 सेकंड। जी पहली बात तो ये जी, बिल्कुल मैं 30 सेकंड में इसको वाइंड अप करता हूं। पहली बात तो ये कि फैक्चुअली बिल्कुल ने गलत कहा। अजमल कसाब जब हवाले किया गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जो है ये पीपल्स पार्टी के डिप्टी अपोजिशन लीडर थे पंजाब में, शौकत बसरा साहब, जिनके यादाश्त के लिए मैंने कहा मैं याद करा दूं। दूसरी बात यह है कि बाकी सारी फैक्चुअल गलत बातें इन्होंने की हैं। कोई मियां साहब की कारोबारी लेन देन भारत में कभी साबित भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है अगर किसी पर भी और अगर किसी के ऊपर भी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर एक मुल्जिम ने फलां जुर्म किया है तो मैं भी वो करूंगा। जैसे कि 302 में एक बंदा कहे कि जी मुझे सजाए मौत ना दें क्योंकि फलां ने 302 किया है उसको नहीं दी जा रही। अगर बानी तहरीक इंसाफ सजा याफ्ता मुजरिम है तो सजा याफ्ता मुजरिम जब तक बरी नहीं। बहुत शुक्रिया। हम पुरअमन आएंगे, खून रेजी आप लोगों ने की थी 26 नवंबर को, हमने गमला भी नहीं तोड़ा। बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, हुज़ैफा साहब और हमारे साथ हमाद साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।